वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th स्टार्ट करेंगे, उसका चैप्टर 1 देखेंगे जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, रिसोर्स की प्लानिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये सब देखेंगे। लैंड एज अ रिसोर्स पढ़ेंगे, उसका यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसको आजकल हम डिग्रेड करने लगे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उस सब के बारे में देखेंगे। सॉइल एज अ रिसोर्स देखेंगे, फिर कितने तरीके के सॉइल्स हैं वो देखेंगे, और फिर सॉइल का इरोजन हो रहा है तो वो देखेंगे क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब यही है कि सबसे पहले यही चीज़ होती है कि हमारे इन्वायरमेंट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वो कब हमें एज अ रिसोर्स लगेगी, जब हम एज अ ह्यूमन उसको एज अ रिसोर्स ट्रीट करेंगे। हमारे लिए अगर हम ह्यूमन नहीं होंगे तो हमारे लिए कोई भी चीज़ पड़ी हो, मतलब किसी, ये सब चीज़ें आइडल ही पड़ी रहेंगी। अगर ह्यूमन है तो ये एज अ रिसोर्स उसको ट्रीट कर रहा है। अब रिसोर्स हम क्यों बोलेंगे? अब हमें पानी की ज़रूरत होती है, वाटर। अगर हमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी तो हम उसको रिसोर्स नहीं बोलेंगे, तो फिर हमें रिसोर्स किस चीज़ को बोलते हैं? रिसोर्स को बोलने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि रिसोर्स ऐसा चीज़ होना चाहिए जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल है, वो हमारे लिए एक्सेसिबल है, कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजेबल है कि हम उसको आराम से, हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है, और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि अब ऐसा होता है कि कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब जो लोग नहीं खाते उनके लिए नहीं होता है। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल ये है कि सब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो एज अ रिसोर्स टर्म कर देते हैं हम उसको। अब एनवायरनमेंट में तो ये चीज़ें आइडल पड़ी रहती है, हम इनको यूज़ तभी कर सकते हैं ना जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो रिलेशनशिप इन्वॉल्व करती है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। मतलब एक, अगर हमारे रिसोर्स ऐसे ही पड़ा है आइडियल, तो वो रिसोर्स ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक हम उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे थ्रू टेक्नोलॉजी। तो इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जब टेक्नोलॉजी होगी तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वही टेक्नोलॉजी बनाते हैं, जब वो नेचर से इंटरेक्ट करेंगे थ्रू टेक्नोलॉजी तभी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अभी देखो, ये हमारा हो गया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, और ये टेक्नोलॉजी, और ये ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन तीनों में हेल्प करता है, इनके मतलब इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बनाता है इन तीनों में, वो है हमारा ह्यूमन बींग। तो अगर ह्यूमन बींग ही नहीं होगी तो कुछ भी, ये सब ऐसे ही पड़ा ही रहेगा, कुछ भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो ह्यूमन बींग इंटरैक्टिव रिलेशन बनाता है बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट, बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड बिटवीन टेक्नोलॉजी। अब रिसोर्सेज दो तरीके के होगा, एक नेचुरल होगा, एक ह्यूमन। नेचुरल में आ गए रिन्यूएबल, जो ख़त्म नहीं होते हैं, बार बार रिन्यूएबल हो जाते हैं, और मतलब, और जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं वो हम इसको रिन्यू नहीं कर सकते, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए। उसमें भी दो तरीके की हो गए, कि एक नॉन रिसाइक्लेबल है, एक रिसाइक्लेबल है। रिसाइक्लेबल में मेटल्स हो गए, नॉन रिसाइक्लेबल में फॉसिल फ्यूल्स, और रिन्यूएबल हो गए जैसे हमारा विंड, वाटर जो कंटिन्यूस है। एक होता है बायोलॉजिकल, उसमें आगे हमारे नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट मतलब, और वाइल्ड लाइफ। अब ह्यूमन में आ गए क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस जैसे हो गए कि मतलब जैसे ये वाला इंस्टीट्यूशन नहीं, कॉलेज वॉलेज वाला इंस्टीट्यूशन नहीं, ये होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, ऐसे करके इंस्टीट्यूशंस बोले गए हैं। अब रिसोर्सेज जो है वो तभी रिसोर्स हैं जब ह्यूमन एक्टिविटी उससे इन्वॉल्व कर रही है। तो रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन दे रखी है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि वो बायोटिक है या एबायोटिक है, मतलब लिविंग है कि नॉन लिविंग है। एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है। ओनरशिप में कि वो इकलौते के पास है, इंडिविजुअल के पास है, या कम्युनिटी के पास है, या फिर नेशनल गवर्नमेंट के पास है, या फिर इंटरनेशनली अवेलेबल है, कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, की उसमें वो पोटेंशियल डेवलपमेंट में है, डेवलप्ड, स्टॉक्ड है, या फिर रिजर्व है। तो रिसोर्सेज की एक क्लासिफिकेशन दे रखी है, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स एक खुद ही एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो इन सब मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करता है और उनको एज अ रिसोर्स हमारे मतलब काम का बनाता है। अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो फिर उसको कोई यूज़ ही क्यों करेगा। तो ये रिसोर्सेज यही हैं कि हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उनको यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हैं।
और एक तरीके से वो हमारा पास मतलब गॉड का फ्री गिफ्ट है। तो ह्यूमन बींग्स लेकिन इतना ज़्यादा ग्रेड आ गया कि उन्होंने उसको इतना ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे हैं, जैसे कि हमारे रिसोर्स डिप्लीट होने लगे हैं, हमें रिच और पुअर देखने को मिल रहे हैं। रिच और पुअर ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि किसी के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, किसी के पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है या बहुत कम रिसोर्सेज हैं, इसलिए सोसाइटी में डिवीजन आ गया है रिच और पुअर का। और इससे ग्लोबल क्राइसिस भी आने लगे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है, पॉल्यूशन होने लगा है, लैंड डिग्रेडेशन होने लगा है, ओजोन लेयर जो होती है हमारी वो डिप्लीट होने लगी है। तो हमने बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर लिया है रिसोर्सेज का। तो अब हमें क्या ज़रूरत है, अब हमें ये ज़रूरत है कि हम इन रिसोर्सेज को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब सबके पास, अगर मेरे पास एक कॉइन है तो सबके पास एक कॉइन जाए, ताकि हम हमारे यहाँ रिच और पुअर का जो सिस्टम है वो कम हो सके, हम लोग मतलब बराबरी रखें सबके लिए। तो वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत असेंशियल हो गया, ताकि हम ग्लोबल पीस को मेंटेन कर सके। अब कोई कंट्री बहुत रिच है, जैसे यूएसए है, यूएसए बहुत रिच है तो वो अपनी अपनी चलाता है, या चाइना है, चाइना अपनी अपनी चलाता है, तो इसलिए इन दोनों में कंट्रीज़ में लड़ाई रहती है। ये अपनी चलाता है, ये अपने आप को सुपर पावर समझता है, ये अपने आप को सुपर पावर समझता है, तो दोनों में इसलिए झक रहती है। तो रिसोर्सेज, ग्लोबल पीस मेंटेन करने के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज का ट्रेंड जैसे है कि जो कुछ हैव्स हैं कुछ हैव नॉट्स हैं, यही कंटिन्यू रहा ना, तो ये रहेगा कि कुछ इंडिविजुअल्स के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर देंगे रिसोर्सेज को, और कुछ के पास बिल्कुल नहीं। कोई कंट्री इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगी, कोई कंट्री बिल्कुल ही मतलब पुअर रह जाएगी। तो रिसोर्स ये कैसे होगा, इसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस कर सकें। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का जो फंडा है वो किस चीज़ से आया है, वो आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये वही होता है कि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना, और साथ ही साथ हम ये और सोच रहे हैं कि जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है उसकी चीज़ें, उनकी नीड्स हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, मतलब हम उनके बारे में भी सोचें। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया कहाँ से आया, तो जून जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी। कहाँ पे हुई थी, रियो डी जेनेरियो में अर्थ, ये ब्राज़ील में है, ब्राज़ील, वहाँ पे अर्थ समिट हुई थी। तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। यहाँ पे यही था कि हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कैसे करना है, या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है ग्लोबल लेवल पे। तो सारे जो लीडर्स इकट्ठे हुए थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे और बायोडाइवर्सिटी को लेकर। तो उसमें इन्होंने एजेंडा 21 अडॉप्ट करा था, एजेंडा 21, ताकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सके 21st सेंचुरी तक। अब एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 मतलब इसी कॉन्फ्रेंस में साइन हुआ था। इसमें यही था कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएंगे, उसको डैमेज होने से रोकेंगे, हम पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे, हम डिसीज़ेज़ को टैकल करेंगे कॉपरेशन से, हम म्यूचुअल नीड्स देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे। और जो मेजर ऑब्जेक्टिव था इसमें वो यही था कि सारी जो लोकल गवर्नमेंट है उनको अपने खुद की एजेंडा 21 बनानी चाहिए। ग्लोबल लेवल पे कुछ भी होता सही, लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तभी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मेन यही था कि हमें अपने खुद की लोकल गवर्नमेंट को एजेंडा 21 बनाने चाहिए। अब सबसे पहले एक और चीज़ आई थी क्लब ऑफ रोम में, क्लब ऑफ रोम में रिसोर्स कन्वर्जेशन में मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए 1968 में एक कन्वेंशन आया था, वो आया था ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस हुआ था। इसी ने ही, इस रिपोर्ट ने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करा था, और इसको ना बुक भी छपी थी आर कॉमन फ्यूचर के नाम से। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया वो यहीं से आया है। अब हमारे यहाँ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं, तो वो कहाँ से आए हैं, वो इन सब चीज़ों से ही आया है। अब रिसोर्स प्लानिंग,
अब यही है कि प्लानिंग तो हर चीज़ के लिए करनी पड़ती है, चाहे वो रिसोर्स की हो, चाहे अपना शेड्यूल हो। अगर आप अपनी प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। कहीं आप ट्रिप पे जाते हो तो प्लान करके जाते हो ना, कि आज यहाँ जाएंगे, आज वहाँ जाएंगे। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो क्या एक दिन कहीं ऐसे ही मतलब घूम जाओगे कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। तो सोचना तो पड़ता ही है ना इन फ्यूचर का प्लान। अब लोग बोलते हैं कैरियर में क्या करना है, उसके लिए हमें प्लान करना पड़ता है। तो प्लानिंग तो एट एवरी लेवल इंपॉर्टेंट है, हमारा डेली स्केड्यूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसी हमें रिसोर्स के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि हम जुडिशियस यूज़ कर सकें अपने रिसोर्स का। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारी कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। मतलब कुछ स्टेट में तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कुछ स्टेट में बिल्कुल नहीं है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स और कोल डिपॉजिट है, लेकिन बाकी स्टेट्स में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा पानी का रिसोर्स है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान में आपको बहुत ज़्यादा सोलर और विंड एनर्जी देखने को मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पानी नहीं देखने को मिलता। ऐसे इसलिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब लद्दाख में आपको बहुत अच्छा कल्चरल हेरिटेज मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है। इसलिए हमें बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो नेशनल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो रीजनल हो या लोकल लेवल हो। अब रिसोर्स प्लानिंग में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले जो होती हैं कि हम आइडेंटिफाई करें कहाँ पे रिसोर्सेज हैं। फिर उसको हम जो आइडेंटिफाई करेंगे वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम सर्वे करेंगे, हम मैपिंग करेंगे, हम मेजरमेंट करेंगे रिसोर्सेज का कि वहाँ पे कितने रिसोर्सेज हैं। फिर हम उसका प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमें ऐसे ऐसे इतनी टेक्नोलॉजी लगानी है, इतने लोग लगाने, इतनी स्किल लगानी है, ताकि हम वहाँ पर रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकें। फिर जो हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लान है लोकल का, उसको हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करेंगे। जब वो मैच हो जाएगा तो एक ये प्रॉपर प्लानिंग का स्केड्यूल बन जाएगा। इसलिए इंडिया में जो 5 ईयर प्लान्स आए थे इंडिपेंडेंस के बाद, वो इसीलिए ही आए थे कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सके अपने रिसोर्सेज की। अब जो ये है कि रिसोर्स प्लानिंग है वो उसके लिए नेसेसरी क्या है कि वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल हो। बट कुछ जगह ऐसा होता है कि रिसोर्सेज होते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं होती। अब टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम रिसोर्सेज कैसे निकालेंगे। तो वही है कि मतलब कहीं रीजन पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कहीं रीजन पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, कहीं पे ऐसा है कि इतने रिसोर्सेज हैं लेकिन तब भी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, कहीं पे ऐसा है कि बहुत कम रिसोर्सेज है तब भी वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हमारी जो हिस्ट्री है वो यही है, जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हमें कॉलोनाइज किया, वो किस बेसिस पे किया, क्योंकि उनके पास हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने यहाँ पे ट्रेन्स डेवलप करी, तो वो कैसे कर पाए, क्योंकि उनके पास हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने मशीनरी सिस्टम ला के दिया, जिसकी वजह से वो हमें कॉलोनाइज कर पाए, हमें गुलाम बना पाए, क्योंकि वो हमारे से टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। अगर वो नहीं होते तो वो हमें कॉलोनाइज करने में उनको बहुत दिक्कत होती, इसलिए उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी जमाई और फिर हमारे यहाँ डेवलपमेंट करा। वो डेवलपमेंट कैसे किया, क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज थे और उनके पास टेक्नोलॉजी थी। तो इंडिया ने बहुत सारे फेसेस में कॉलोनाइजेशन देखी है, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट और रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कितनी टेक्नोलॉजी है, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज, और अपना हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी हमें देखना पड़ेगा। तो इंडिया में मतलब सब कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो। तो हमें रिसोर्स प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। अब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन अगर हम उनको इरेशनली कंज्यूम करेंगे, उनको ओवर यूटिलाइज करेंगे, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स भी तो आएंगे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगी। अब जो हमारे गांधी जी थे, फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वो तो अगेंस्ट थे फैक्ट्री सिस्टम के। उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, कि मतलब हमारे पास सबकी नीड के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की अगर ग्रीड होएगी, ग्रीड मतलब लाल लाल मतलब होता है ना नीयत खराब होना, लालची जो लोग होते हैं कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर मुझे कुछ चीज़ की नीड है, सपोज आज मुझे एक पेंसिल थी, वो मेरी ख़त्म हो गई, तो मुझे उसकी नीड है। अब मेरे पास लेकिन 10 पेंसिल है, तो मुझे लेकिन नई ब्रांड की चाहिए या नई स्टाइल की चाहिए, तो वो मेरी ग्रीड है कि हाँ मेरे अंदर लालच आ रहा है, मुझे वो वाली पेंसिल भी चाहिए। तो गांधी जी यही बोलते थे, उन्होंने ये बोला था कि जो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल है, उन्होंने ही हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाकर यहाँ के रिसोर्स को डिप्लीट कर दिया है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे
तो हमारा मतलब कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पे अच्छा खासा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगा और सारे रिसोर्सेज मतलब ख़त्म भी नहीं होंगे, डिप्लीट भी नहीं होंगे, कंजर्वेशन की फिर बात ही नहीं होएगी। वो हमेशा मास प्रोडक्शन के लिए अपोज में रहते थे। वो कहते थे कि प्रोडक्शन बाय मासेस करो ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। आजकल इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है कि मतलब इतने पीएचडी करे हुए लोग भी क्लर्क की जॉब कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है लैंड रिसोर्सेज। लैंड एज अ रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसी पे करते हैं, हम इसी पे रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम नेचुरल वेजिटेशन उगाते हैं, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब सब कुछ लैंड पे ही होता है। लेकिन लैंड ऐसा नहीं है कि आप एक्सपैंड करते रहो एक्सपैंड करते रहो, ये नहीं, ये बस फाइनाइट है, जितना है उतना ही है, ये बढ़ेगा नहीं। अब इंडिया में बहुत सारे आपको रिलीफ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, माउंटेन्स, प्लाट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स। उसमें से 43% लैंड जो है वो प्लेन है, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्री बना सकते हैं। 30% आपको माउंटेन्स में मिल जाएगा टोटल। वहाँ पे आपको रिवर्स भी देखने को मिल जाएंगी, टूरिज्म के एस्पेक्ट से हो जाता है। और जो 27% है वो हमारा प्लेट्यू है, जहाँ पे बहुत सारे हमारे मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो ये इंडिया का मतलब लैंड का इतना ज़्यादा ऐसे डिवीजन है। अब ये देखो, 43% प्लेन्स, 30% माउंटेन्स, 27% प्लाट्यूज। अब ये जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी है। पहले 1961 में कैसा था और 2014-15 में कैसा था। तो ये जो ब्लू पोर्शन है ये फॉरेस्ट का है, तो मतलब फॉरेस्ट एरिया हमारा बढ़ गया है। और जो बैरन और अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड था वो पहले ज़्यादा था, अब हमारा कम हो गया है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़ पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रूव्स पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है। कल्चरलेबल वेस्टलैंड पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है। फैलो अदर देन करंट फैलो पहले कम था, अब हल्का सा ज़्यादा हो गया है। करंट फैलो पहले कम था, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। नेट सोन एरिया ऑलमोस्ट सेम सा ही है, मतलब पहले कम था थोड़ा सा, अब बढ़ गया है। तो ये हमारा डिफरेंस है। अब लैंड का हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब लैंड रिसोर्सेज हमने बहुत सारे पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं, करा हुआ है। जैसे सबसे पहले तो फॉरेस्ट है, उसके बाद जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, एक तो बैरन और वेस्ट लैंड है। उसमें बैरन मतलब जो मतलब बिल्कुल खाली पड़ा है, ना आप उसमें उगा सकते ना कुछ कर सकते। और कुछ है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, ये सब हमारा नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आ गया। अब है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब फैलो लैंड को हटाकर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आपको मिल जाएगा परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड, या और मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रूव्स में, ये हमारा नेट जोन एरिया के अंदर नहीं आता है। तो और फिर है कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, की हम उसको कल्टीवेट कर सकते हैं पर हमने उसको कर नहीं रखा है, तो वो अनकल्टिवेटेड है मोर देन 5 ईयर्स से। अब है फैलो लैंड। करंट फैलो में होता है जो वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर से हमने कल्टीवेट नहीं किया। और जो अदर देन करंट फैलो है वो होता है कि हमने 1 से 5 साल ऐसे हो गए हैं कि हमने उसको कल्टीवेट नहीं किया। अब लास्ट है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया होता है जिसमें हम अपनी क्रॉप्स उगाते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, उसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं। अब कोई सोन एरिया ऐसा होता है कि हम उसको मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर उगाते हैं, मतलब एक सीज़न में 2 क्रॉप उगाना, मतलब एक सीज़न में हमने 2 क्रॉप उगा ली, 2 सीज़न हमने निकाल दिया उसके अंदर। तो उसके अंदर अगर हम नेट सोन एरिया अगर हम प्लस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मतलब कि इतनी ज़्यादा हमने क्रॉपिंग वहाँ पे की है। अब इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न क्या है। अब यहाँ पे जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो मोस्टली डिपेंड करता है कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसा है, ह्यूमन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी कितनी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, वहाँ का कल्चर कैसा है। तो जो इंडिया में हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है, उसमें से 93% लैंड का ही हमने रिपोर्टिंग किया हुआ है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसमें से असम को छोड़कर हमने पूरा लैंड का रिपोर्टिंग नहीं किया हुआ। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया है और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उनका भी हमने सर्वे नहीं किया हुआ है। तो लैंड और जो हमारा परमानेंट पास्चर में था वो तो हमारा कम हो गया है। और जो अदर देन करंट फैलो लैंड्स था
वो या तो पुअर क्वालिटी का है या फिर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये एक या दो ही एक दो मतलब 3-4 साल में ये एक दो बार ही यहाँ पे क्रॉप्स उग पाती हैं। तो पैटर्न जो है कुछ मतलब ऐसे है कि डाइवर्सिटी है उसमें भी, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में तो आपको 80% ऑफ द टोटल लैंड है वहाँ पे कल्टीवेशन देखने को मिलेगी, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, वहाँ पे आपको 10% भी नहीं देखने को मिलती। इसलिए इसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। फॉरेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोला हुआ है कि फॉरेस्ट एरिया 33% होना चाहिए, लेकिन 25% के अराउंड ही हमारा फॉरेस्ट एरिया है। हम इसको ग्रो करने की बात कर रहे हैं पर हुआ नहीं है अभी, मतलब वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। ये मतलब ये 33% इसलिए हमने टारगेट रखा था ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे। साथ ही साथ मिलियंस ऑफ लाइफ डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट पे, जैसे कि ट्राइब्स वगैरह हो गई। तो उन सब की मेंटेनेंस के लिए हमने ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी, लेकिन अभी उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ है। कुछ लैंड ऐसे हैं कि वेस्ट लैंड है या फिर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में है, कुछ ऐसे हैं रॉकी हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, कहीं पे रेलवेज हैं, कहीं पे पार्क्स हैं, ये सब नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में है। लेकिन अगर हम उसको कंटिन्यूस यूज़ करेंगे और हम प्रॉपर मेजर नहीं करेंगे, मेजर्स नहीं लेंगे अप्रोप्रिएट मेजर्स, तो वो लैंड डिग्रेड हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा सीरियस रिपरकशंस हो जाते हैं सोसाइटी पे और एनवायरनमेंट में कि आपको फिर उसको कंजर्व करने की बात करनी पड़ती है। इसलिए लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स इसलिए बढ़ते क्योंकि हमने इतना ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया है। ऊपर से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, एनसीआर में जाके देखो, दिल्ली एरिया में जाके देखो कि इतना ज़्यादा मतलब भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि आपको स्पेस भी नहीं मिलता कहीं पे भी चलने का, इतने ज़्यादा कंजेस्टेड घर बने हुए हैं। वो इसको भी लैंड डिग्रेडेशन की कैटेगरी में डाला जाता है। डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है वहाँ पे लोगों की कि मतलब कहीं पे भी कोई भी एरिया में चले जाओ आपको भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती है। अब यही है कि हमने पास्ट जनरेशन से भी अपना लैंड शेयर करा, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी शेयर करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर हम चले जाएंगे तो अपना लैंड अपने साथ ले जाएंगे, तो लैंड तो यहीं रहना है। तो अगर हम उसको कंजर्व करें तो वो ज़्यादा बेटर है, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी खुश रहे, जैसे हम खुश हैं कि हमारे पास्ट जनरेशन ने उसको अच्छे से यूज़ करा है। तो 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स जो होती हैं वो हम लैंड से ही पूरा करते हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब लैंड से ही मिलती है। अब ह्यूमन बींग्स ने लेकिन लैंड को डिग्रेड किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें उसकी कंजर्वेशन की बात करनी पड़ रही है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो लैंड डिग्रेड कर रही हैं वो है डिफॉरेस्टेशन हो गया, माइनिंग कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं अपनी कैटल की, क्वायरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो गया। हम माइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद माइनिंग एरिया को अबंडन कर देते हैं, वहाँ पे मतलब जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं वो सब भी कट जाते हैं, तो फिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है वहाँ के लैंड की। जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे हमने इतने ज़्यादा पेड़ काट दिए माइनिंग की वजह से, वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेड हो गया है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पे हमने अपने कैटल को ओवरग्रेज करा लिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हमने इतनी ज़्यादा इरिगेशन कर लिया है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होने लगी है, वहाँ पे पानी इतना सलीन और एल्कलिनिटी हो जाती है सॉइल के अंदर कि वहाँ का भी लैंड डिग्रेड हो गया है। अब हम मिनरल प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन को कट करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, या सोप स्टोन को यूज़ करते हैं सिरेमिक इंडस्ट्री पे, तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में डस्ट उड़ जाती है, वो आकर सेटल हो जाती है लैंड पे। जब वो लैंड पे सेटल हो जाती है तो पानी का इन्फिल्ट्रेशन ही नहीं हो पाता सॉइल में, तो जिसकी वजह से उसमें भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, उसको भी हम लैंड और वाटर में निकाल देते हैं, उससे भी लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। अब हमें वेज ढूंढने चाहिए कि हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला तो यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और फॉरेस्टेशन करें। हम अपनी मैनेजमेंट करें कि हमें कितना ग्रेज कराना है, कहाँ ग्रेज कराना है। हमें शेल्टर बेल्ट उगानी चाहिए। शेल्टर बेल्ट क्या होता है कि जैसे ये है, हमने लगातार पेड़ लगा दिए, तो यहाँ पे अगर लैंड है, यहाँ पे कुछ क्रॉप्स उग रही है, तो ये अगर विंड चलेगी तो यहाँ पे इरोजन नहीं होगा, लैंड डिग्रेड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पेड़ जो है वो उसको बचा लेंगे। हमें साथ ही साथ जहाँ पे सैंडी एरियाज होते हैं जैसे राजस्थान, वहाँ पे थॉर्नी बुशेस लगानी चाहिए ताकि वहाँ पे लैंड डिग्रेड ना हो सके। हमें ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए, हमें मैनेजमेंट करना चाहिए वेस्ट लैंड का, माइनिंग को कम करना चाहिए, और प्रॉपर डिस्चार्ज करना चाहिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का, वेस्ट को ट्रीट करना चाहिए बिफोर डिस्चार्जिंग। तो ये सब हमारे मेथड्स हैं जिससे हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं।
अब है सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल ये है कि सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन इसको रिन्यू करने के लिए भी कई हज़ार मिलियंस मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही मीडियम है जहाँ पे हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहे हैं। सॉइल एक तरीके से लिविंग सिस्टम ही है। कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनाने के लिए आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये रिलीफ पर डिपेंड करता है, उसका पेरेंट रॉक कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, साथ ही साथ कितना टाइम में वो बना है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और साथ ही साथ नेचर नेचर की भी चेंजेस उस पर एक्ट करती है, जैसे टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, डिकम्पोजर्स की जो एक्टिविटीज़ होती है, ये सब सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से अगर सॉइल के जो वेरियस फैक्टर्स हैं, जैसे कि कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी वजह से इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये टॉप सॉइल हो गया, ये अपर लेयर है सॉइल का। ये उसका नीचे सब सॉइल मतलब उसके नीचे वाला वेदर्ड रॉक्स है, मतलब वो घिस चुके हैं, उसके अंदर सैंड और सिल्ट क्ले है। ये उसके भी नीचे का है, ये वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल है, मतलब थोड़ा सा वेदर्ड हो गया। और ये बिल्कुल ही अनवेदर्ड है, ये पूरे कंकड़ कंकड़ है। अब ये मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया हैं: फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, एलुवियल, रेड एंड येलो, ब्लैक, लेटराइट और एरिड। एलुवियल तो देखो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलता है, क्योंकि ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस के थ्रू बनता है, यहाँ पे भी एलुवियल है। फिर ये रेड एंड येलो है, एरिड आपको राजस्थान, गुजरात में देखने को मिलता है। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट और मतलब हिमालयस की साइड ही देखने को मिलेगा आपको। ब्लैक सॉइल आपको मोस्टली डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल से। अब ये बहुत वाइडली स्प्रेड है और बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, क्योंकि ये 3 रिवर सिस्टम से मिला हुआ है, बना हुआ है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। राजस्थान, गुजरात तक भी एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन बहुत कम, मोस्टली तो नदर्न प्लेन्स में ही मिलता है। और ये आपको थोड़ा सा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे भी मिल जाएगा, जैसे कि महानदी डेल्टा पे, गोदावरी डेल्टा पे, कावेरी और कृष्णा के डेल्टा पे। इसमें वेरियस प्रोपोर्शंस होते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले के। जैसे कि जैसे हम इन अंदर की साइड आते रहते हैं रिवर वैलीज़ की, वहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते चले जाते हैं। और जो अपर रीचेज होती है नियर मतलब वैली, वहाँ पे सॉइल जो होता है वो कोर्स होता है, मतलब मोटा मोटा होता है। अब यहाँ पे ना ये वाले सॉइल्स कॉमन है पाइडमेंट प्लेन्स के, सच एज द्वार, चोज एंड तराई। अब पाइडमेंट प्लेन्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं फुट हिल्स होते हैं, फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स को हम पाइडमोंट प्लेन्स बोलते हैं। द्वार्स कहाँ देखने को मिलते हैं? द्वार्स आपको मिलेंगे फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज पे, मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपको द्वार्स देखने को मिलेंगे। और जो चोज होते हैं ये आपको शिवालिक्स की फुट हिल्स पे देखने को मिलेंगे, पंजाब पंजाब वाले एरिया में। तराई तो हमने गंगा रिवर सिस्टम में भी पढ़ा था, तराई आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया के फुट हिल्स, जो हिमालयस के नीचे फुट हिल्स होते हैं, वहाँ आपको तराई देखने को मिलता है। तो ये एलिवल से वहीं देखने को मिलते हैं। ये ना दे उनकी एज के अकॉर्डिंग भी ये क्लासीफाई होते हैं। एक होता है ओल्ड एलुवियल, एक होता है न्यू एलुवियल। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ओल्ड एलुवियल को हम बांगर बोलते हैं, न्यू एलुवियल को हम खादर बोलते हैं। जो बांगर होता है उसके अंदर ज़्यादा कंकड़ होते हैं, खादर के अंदर कम होते हैं। जो खादर होता है बहुत फर्टाइल होता है एज़ कम्पेयर टू बांगर। वैसे तो एलुवियल सॉइल टोटली फर्टाइल होता है, जिस इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में आपको पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम ये सब देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल और पल्स क्रॉप्स अच्छे से उगती हैं। यहाँ पे हाई फर्टिलिटी और की वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सेटलमेंट हुए हुए हैं, इंटेंसली कल्टीवेशन होता है, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। सो जब ये ड्रायर एरियाज़ में देखने को मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होता है। और लेकिन जब प्रॉपर हम इरिगेशन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे अच्छी क्रॉप उगा सकते हैं हम। अब ब्लैक सॉइल को हम रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। ये कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, जिसकी वजह से हम इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये इसका जो पेरेंट रॉक मटेरियल है उसकी वजह से ही इसको हम मतलब जो पेरेंट रॉक मटेरियल है उसकी वजह से ही ये ब्लैक सॉइल की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि इसको बोला जाता है कि ये बसाल्टिक ओरिजिन का है, मतलब ये लावा जो होता है निकलता है हमारे अर्थ के अंदर से उस ओरिजिन का है, इसलिए इसका कलर ब्लैक हो जाता है। ये मोस्टली आपको महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मतलब गोदावरी और कृष्णा वैलीज तक एक्सटेंड करता हुआ देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा फाइन होता है, बहुत क्ले टाइप सा चिकना चिकना सा सॉइल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये अच्छा कहाँ से पानी होल्ड कर सकता है।
ये कैल्शियम कार्बोनेट में बहुत रिच होता है, मैग्नीशियम में, पोटैश में, लाइम में, लेकिन फॉस्फोरस इसके अंदर बहुत कम होता है। जब गर्मी होती है तो ये क्रैक्स डेवलप कर लेते हैं, जैसे ये दिख रहा है नीचे, ये सब सॉइल की फ़ोटो है। तो ये क्रैक्स डेवलप कर लेते हैं, और जिसकी वजह से जो सॉइल में है ना प्रॉपर एयर चली जाती है, और जब गीला हो जाता है तो ये स्टिकी और वेट हो जाता है। अगर हम इसको फर्स्ट शावर के बाद टिल नहीं करेंगे या प्री मानसून पीरियड में टिल नहीं करेंगे तो ये काम नहीं कर पाएगा फिर। अब रेड सॉइल है, ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से। अब ये आपको वहाँ में देखने को मिलेगा जहाँ पे कम रेनफॉल होएगी। रेड देखने में भी देखो ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा ड्राई एरियाज में देखने को मिलेगा, तो ये आपको कम रेनफॉल में देखने को मिलेगा। ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलेगा, या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल गंगा प्लेन और वेस्टर्न घाट्स की पाइडमेंट जोन में देखने को मिलेगा। ये रेड कलर का इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इसमें आयरन डिफ्यूज़ होता है। और साथ ही साथ ये येलो जब देखने को मिलता है जब इसका ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, मतलब इसके अंदर पानी की क्वांटिटी अच्छी खासी हो जाती है, तब इसका कलर येलो हो जाता है। अब लेटराइट सॉइल, लेटर वर्ड से, लेटिन वर्ड लेटर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ये आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखने को मिलता है, डेवलप जो होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में देखने को मिलता है। इसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, <6 ही देखने को मिलेगा। अब पीएच 7 जो होता है ना वो न्यूट्रल माना जाता है, न्यूट्रल। और जो 7 के नीचे होता है वो हो जाता है एसिडिक, और जो 7 के ऊपर होता है वो हो जाता है बेसिक, मतलब एल्कलाइन। 7 के ऊपर एल्कलाइन हो जाता है और 7 के नीचे एसिडिक, तो इसका <6 है तो ये एसिडिक है। ये आपको मोस्टली वेस्टर्न घाट्स के रीजन्स में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, और वेस्ट बंगाल में भी मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। ये ह्यूमस रिच होता है, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे स्पार्स वेजिटेशन होता है तो वहाँ पे ह्यूमस पुअर भी होता है। लेकिन यहाँ पे इरोजन और डिग्रेडेशन भी हो जाता है क्योंकि वहाँ का लैंडस्केप ऐसा है। लेकिन अगर हम प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक अडॉप्ट करें, जैसे कि हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में, तो फिर अगर हम वहाँ पे प्रॉपर कंजर्वेशन करते हैं तो जिसकी वजह से वहाँ पे हम टी और कॉफ़ी भी उगा लेते हैं। और जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरला में रेड लेटराइट सॉइल में देखने को मिलता है, वहाँ पे हम कैश्यू नट्स भी उगाते हैं। कैश्यू नट्स मतलब काजू। एरिड सॉइल्स, ये आपको रेड टू ब्राउन देखने को मिलते हैं। ये मोस्टली सैंडी और सलीन होते हैं। ये मोस्टली आपको राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी इसमें से हम कॉमन सॉल्ट भी निकाल देते हैं जब उसका वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं। हाई टेम्परेचर में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे मॉइस्चर और ह्यूमस भी बहुत कम होता है, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर इरिगेशन करें तो हम इसमें कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे वेस्टर्न राजस्थान में ये वाला सॉइल कल्टीवेट किया जाता है। साथ ही साथ इसके जो लोअर हॉरिजन्स होते हैं ना, वहाँ आपको कंकड़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से नीचे पानी का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है कंकड़ की वजह से। अब है फॉरेस्ट सॉइल यही है कि हिली और माउंटेन एरियाज में देखने को मिलता है, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट अवेलेबल है। सॉइल का टेक्सचर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन का इन्वायरमेंट। वो लोमी और सिल्टी मिलेंगे आपको वैली की साइड्स पे, लेकिन कोर्स देखने को मिलते हैं अपर एरियाज में। स्नो कवर्ड में आपको डेन्यूडेशन मतलब वेदरिंग वगैरह होती है वहाँ पे स्नो कवर्ड एरियाज में, तो जिसकी वजह से वहाँ पे आपको लो ह्यूमस कंटेंट देखने को मिलता है। और ये वाले सॉइल्स आपको वैलीज में भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे रिवर टेरेसेस वगैरह बने होते हैं और एलिवेल फेंस जो होते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। अब सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब डेनुडेशन होता है सॉइल कवर का। डेनुडेशन क्या होता है? डेनुडेशन होता है जब हम वेदरिंग हो जाती है, जब वेदरिंग होता है सॉइल कवर का, और जब सॉइल की अपर लेयर वॉश डाउन हो जाते हैं तो हम उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब सॉइल का फॉर्मेशन और इरोजन साथ ही साथ मतलब बैलेंस चलता रहता है, रोड भी हो रहा है बन भी रहा है, रोड भी हो रहा है बन भी रहा है। लेकिन अब क्या होता है, अब इरोजन इज मोर देन फॉर्मेशन,
जिसकी वजह से हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ विंड इतनी चलने लगी है, ग्लेशियर आउटबर्स्ट होने लगे हैं, वाटर फ्लो होने लगा है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। जब सॉइल रनिंग वाटर हमारे क्ले सॉइल को गायब कर देता है या फिर मतलब उसको कट डाउन कर देता है, तो वो गलीज बना लेता है। गलीज मतलब ऐसे वही बन जाती है बीच में ऐसे स्पेस, तो इसको हम गलीज बोलते हैं, गलीज बना लेते हैं। और यहाँ पे आप कल्टीवेट नहीं कर पाओगे, आप इसको बैडलैंड बोल देते हो। जो हमारी चंबल रिवर है, जो उसका बेसिन है, उसको वहाँ पे बैडलैंड को हम रेवाइंस बोलते हैं। वो बहुत फेमस है, चंबल रेवाइंस बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है अपने उसके लिए, गलीज के लिए। और सब कुछ कभी कभी ऐसा होता है पूरी की पूरी जो स्लोप पे शीट होती है ना, वो इरोड हो जाती है, तो उसका टॉप सॉइल वॉश अवे हो जाता है वो वाटर, उसको हम शीट इरोजन बोलते हैं। और कभी कभी जो विंड होते हैं वो सॉइल को साथ उड़ा के ले जाती है, उसको हम विंड इरोजन बोलते हैं। अब सॉइल इरोजन तब भी हो जाता है जब हम प्लोइंग गलत वे में कर देते हैं, अप एंड डाउन कर देते हैं प्लोइंग स्लोप पे, तब भी सॉइल इरोजन होता है। इसलिए ये बोलते हैं कि प्लोइंग जो करनी चाहिए वो कंटूर लाइंस में करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कंटूर प्लोइंग। या फिर हमें टेरेस कल्टीवेशन करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम सॉइल को बचा सकते हैं कि अगर बारिश आए तो एकदम से सॉइल नीचे ना बह जाए। अब क्या होता है, लार्ज लार्ज फील्ड्स में ऐसे स्ट्रिप्स बना लेते हैं और बीच में ना ग्रासेस लगा लेते हैं लंबी लंबी, और फिर उसके साइड में क्रॉप्स उग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हवा चलेगी तो यहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होता। इसको हम स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। साथ ही साथ अभी हमने शेल्टर बेल्ट्स का देखा था, शेल्टर बेल्ट्स बना लेते हैं तो वहाँ पे भी हमारा सॉइल इरोजन बच जाता है। यहाँ पे भी हम मतलब सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं शेल्टर बेल्ट्स लगा के। अब आज के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? इंटेंसिव कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग। In which one of the following state is terrace cultivation practice? Punjab, plains of Uttar Pradesh, Haryana, Uttarakhand. In which of the following states black soil is predominantly found? Uttar Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Jharkhand. आज के क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये लास्ट वीडियो के हैं। माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन बोथ एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ हाई बर्थ रेट्स। नेक्स्ट, the magnitude of population growth refers to the number of persons added each year. According to the census, a literate person is one. इंडिया की लिटरेसी की जो डेफिनेशन है ये बड़ी गंदी है। इसमें यही दे रखा है कि लिटरेट वही है वो इज 7 years ओल्ड एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग। मतलब अपना एनी लैंग्वेज, ये बोलते हैं कि अगर आप अपना नाम वाम लिख सकते हो और आप 7 years ओल्ड हो तो आप लिटरेट हो। मतलब ये डेफिनेशन शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम्स। आज के टाइम पे इतना लिटरेसी लेवल को अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो आई थिंक एवरीवन इज लिटरेट, और वरना 90% के अराउंड तो लोग लिटरेट हो ही जाएंगे। हमें अकॉर्डिंग टू टाइम अपनी लिटरेसी डेफिनेशन चेंज करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नहीं पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक